हेडिंग डालिए पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी मैं आपको उतना पोलर फॉर्म बता रहा हूं कि आपकी बुक के और कहीं के भी सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, बट कल मैं इसको बेसिकली आपको बिल्कुल बेस से बताऊंगा। अभी मैं केवल आपको बता रहा हूं पोलर फॉर्म। देखो जी, आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू मान लो a प्लस i b। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा चेंज किया, काफी समय से x और y लेके चल रहा था, तो आप लोग वेरिएबल के चक्कर में थोड़े से कंफ्यूज से होने लगे होंगे, इसलिए मैंने a और b ले लिया इस बार। a और b कांस्टेंट होते हैं और यहाँ भी कोई नंबर होंगे वो कांस्टेंट होते हैं। तो ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z इक्वल टू a प्लस i b। इसके बारे में दो बात आपको मालूम है। एक बात आपको पता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, जिसको बोलते हैं r। क्या बोलते हैं? r। r कुछ नहीं होता, r होता है मॉड ऑफ z दैट इज इक्वल टू होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अभी थोड़ी देर पहले आपने थीटा भी निकालना सीख लिया, जिसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट ऑफ z। तो ये थीटा भी निकालना सीख लिया। तो यदि कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, ये सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, जब ये a और b की फॉर्म में लिखा रहता है तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कौन सा फॉर्म? कार्टेशियन फॉर्म। समझ गए ना? अब आप इसको लिखना है पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में आपको इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। अब ये पोलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में जरा सा फर्क देखो क्या है, आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हो z इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पहचान बताने के लिए दो चीज पता होती है, एक होता है x और एक होता है y। आपसे मैं बोलूंगा भैया इसको छाप दो ग्राफ में, तो बोलोगे अरे सर इतना इतना चल लो और इतना चल लो, तो बोलोगे हाँ यहाँ पर x चल लो और यहाँ पर y चल लो, तो आप पहुंच जाओगे कहां पर? x, y पर। बट इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं दूसरे तरीके से बता सकता हूं। वो कैसे? मैं बोलूंगा इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को बताओ, पॉइंट वही है, पोजीशन भी वही है, बस बताने का तरीका है। एक काम करो, थोड़े से एंगल पर एंगल भी निकाल चुके हो, यस और नो? एक्स एक्सिस से इतना एंगल लो और इतना चल जाओ, जितना चलते हो उसको क्या बोलते हैं? r। r मतलब मॉडुलस, और जिस एंगल पे चलते हो उसको क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट। तो दोनों बातें आपको पता है कि नहीं पता? दोनों बातें आपको पता है ना? तो इसलिए ये फॉर्म जो कहलाता है, जो फॉर्म इन दो बातों पर डिपेंड करता है, r पर और थीटा पर। किस पर? r पर और थीटा पर। इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। क्या बोलते हैं? ये पोलर फॉर्म। समझ में आया? तो ये फॉर्म अपना कहलाता है पोलर फॉर्म। r और थीटा पर डिपेंड करने वाला फॉर्म कहलाता है पोलर फॉर्म, और x और y पर डिपेंड करने वाला फॉर्म कहलाता है कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर हुई इतनी बात? तो अपने पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू x प्लस आई वाई या z इक्वल टू a प्लस आई बी, इसको हमको पोलर फॉर्म में लिखना है। तो इसको पोलर फॉर्म में कैसा लिखा जाता है? देखिए, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म होगा, z इक्वल टू बाहर रखो r, और ये हो गया क्या? cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है ना? तो यहां पर आपके पास जो एंगल आया है वो पुट कर देना, ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं बता ही देता हूं ये कैसे कन्वर्ट होगा। चलिए देखिए, जैसे आपके पास ये नंबर था z इक्वल टू x प्लस आई वाई, x प्लस आई वाई। समझिए, बहुत अच्छे से समझिए। हाँ भाई, ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हो x, मतलब यहां तक चली गई दूरी को आप बोलते हो x, तो यहां लिख देते हो ये x, और यहां तक चली गई दूरी को बोलते हो y, तो यहां लिख देते हो कितना? y। बट हमको पता है पोलर फॉर्म में ये वाला एंगल कितना होता है? थीटा, और आप कहते हो चिल्ला चिल्ला करके x इक्वल टू z इक्वल टू x प्लस आई वाई। बट पोलर फॉर्म में इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा? r। क्या बोलते हैं? r। ये एंगल क्या कहलाता है? थीटा। यस और नो? आपको पता है जब भी लेंथ के कंपोनेंट तोड़ते हो तो दो कंपोनेंट टूटता है, एक होता है पैरेलल कंपोनेंट, एक होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो पैरेलल कंपोनेंट जो टूटेगा r का, वो क्या कहलाएगा? r cos थीटा। फिजिक्स आ गई थोड़ी सी। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट टूटता है वो क्या कहलाएगा? r sin थीटा। ऐसा नहीं कि आप इसको फाइंड नहीं कर सकते हो, बड़े आराम से फाइंड कर सकते हो। x को कैसे फाइंड करोगे? cos थीटा लगा दो। देखो cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस, बेस कितना? x, और हाइपोटेनस कितना है? r। तो x को इधर रख लो, x बराबर कितना हो गया? r cos थीटा। सिमिलरली इसी तरीके से यदि आप बात करोगे, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना? y, हाइपोटेनस कितना? r। सो y इज इक्वल टू क्या हो गया? r sin थीटा। आ गया, पुट कर दो, खत्म खेल। तो अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर था z इक्वल टू x प्लस आई वाई। कॉम्प्लेक्स नंबर के हाथ पे कौन थे? x और y। समय आ गया इनको गायब करने का। z इक्वल टू x की जगह क्या पुट करेंगे? r cos थीटा। सो दिस इज r cos थीटा। y की जगह क्या पुट करेंगे? r sin थीटा। r दोनों में से कॉमन आ रहे हैं, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका है z इक्वल टू r कॉमन cos थीटा प्लस i sin थीटा। आ गया समझ में? r क्या है? मैग्नीट्यूड, z क्या है? इसका आर्गुमेंट, थीटा क्या है? आर्गुमेंट।
देता हूं। जैसे आपके पास मैंने आज एक क्वेश्चन लिया 1 प्लस आई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। लिखना बंद करिए, लिखना बंद करिए। देखिए पहले z इक्वल टू 1 प्लस आई आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। सबसे पहले मॉड z निकालो, मॉड z इक्वल टू √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ गया √2। और आज ही अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका आर्गुमेंट निकलवाया था आपको। आर्गुमेंट ऑफ z कितना आया देख लो, पहला क्वेश्चन है π/4 आया है, आया ना π/4। बस अपना आंसर आ चुका है। मॉड z को r बोलते हैं, इसी को थीटा बोलते हैं। चलिए केवल रिप्रेजेंट करना है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू फॉर्मूला लिख लेना r cos थीटा प्लस i sin थीटा। एक बार उन्हीं का फॉर्मूला लिख दिया। r की वैल्यू कितनी आई √2, कितनी आई वैल्यू √2। यहां पर आएगा cos थीटा कितना आया π/4 प्लस i sin कितना आया π/4। इतना करके छोड़ देना, यही है आपका। ये जो दिख रहा है ये कार्टेशियन फॉर्म में है और ये आपका पोलर फॉर्म में है। समझ में आया कि नहीं आया? ये कार्टेशियन फॉर्म है और ये पोलर फॉर्म है, ठीक है ना। इतना ही करके आपको छोड़ देना है। आपको लग रहा होगा सर इसको आपने सॉल्व क्यों नहीं किया? अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वापस क्वेश्चन में पहुंच जाओगे। पुट करके देख लो, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो वापस वहीं पर पहुंच जाओगे जहां से आप चले थे। पुट करके देख लो, z इक्वल टू √2। आपने बोला सर cos π/4, cos π/4 मतलब 45 डिग्री, cos 45 होता है 1/√2 प्लस i sin 45 मतलब 1/√2। देखो √2 बाहर है, अंदर से √2 आ गया एलसीएम, बोलो यस। ऊपर बचेगा 1 प्लस आई, √2 से √2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1 प्लस आई। तो मेरे बच्चों ये रिप्रेजेंटेशन है, और रिप्रेजेंटेशन मतलब दिखाने के लिए अपन उसको उस फॉर्म में दिखाते हैं कि ये ऐसा दिखेगा। समझ गए ना? उसकी वैल्यू नहीं बदलती, इसलिए उसको सॉल्व मत कर देना, क्योंकि सॉल्व कर दोगे तो अपने बेसिक रूप में आ जाएगा, अपने बेसिक फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए ये रिप्रेजेंटेशन है। तो इस तरीके से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हुआ ना? तो r cos थीटा प्लस i sin थीटा इज द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इज द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लास्ट 1 मिनट ओनली, ओके। लास्ट ईयर तक आप 3 बातें करा करते थे मुझसे और मुझे वो कहते थे कि सर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगा, उसके 3 केसेस होते हैं। एक आप बोला करते थे जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। आप बोलते थे सर इसके 3 केसेस हैं। नंबर 1 d > 0, हां सर सॉल्व होगा और ये देगा आपको अल्फा, बीटा, रियल रूट्स देगा। दूसरा केस आप बोलते थे d = 0, हां सर सॉल्व होगा और आपको देगा ये अल्फा = बीटा, दोनों सिंगल सेम रूट मिलेंगे। तीसरे केस में जब भी मैं आता था तो मैंने आपको खुद सिखाया, आप लिख देते थे नो रियल रूट। क्या लिखते थे? नो रियल रूट। क्यों? क्योंकि हमको 11th क्लास में पढ़ा था इसके रूट रियल तो नहीं निकलते बच्चों, बट इसके रूट निकलते हैं कॉम्प्लेक्स। कैसे रूट निकलते हैं? कॉम्प्लेक्स। तो वो समय आ गया है कि इसके कॉम्प्लेक्स रूट हम फाइंड करें। आइए एक क्वेश्चन उठाता हूं, उससे पूरे आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लियर हो जाएंगे कि कैसे हमें सॉल्व करने, कैसे इसके रूट निकालने हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने देखिए एक मैंने क्वेश्चन ले लिया x² + x + 1 = 0, इसके रूट निकालने हैं। तो आप लास्ट ईयर क्या किया करते थे? सबसे पहले इसका d निकालते थे, इसको बोलते थे डिस्क्रिमिनेंट। d निकालते थे तो d की वैल्यू होती थी b² - 4ac। तो b का स्क्वायर, यहां b की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, -4 * a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, 1 - 4 हो गया, आंसर कितना -3। अगर आप यहां 10th क्लास में होते तो आप हैंड्स अप कर देते, छोड़ दो सर नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहां पर d नेगेटिव आ रहा है, मतलब इसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बट अब तो हम रियल नंबर के साथ साथ कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ चुके हैं, इमेजिनरी नंबर भी पढ़ चुके हैं, इसलिए मतलब हम नंबर की दूसरी दुनिया भी जानते हैं, तो हमें उस नंबर की दूसरी दुनिया में रूट आगे निकाल के देने पड़ेंगे। चलिए आइए क्वाड्रेटिक फार्मूला को याद करते हैं। फार्मूला होता था x = -b + b² - 4ac अपॉन कितना 2a। आइए पुट कर दीजिए इसमें, माइनस b की वैल्यू कितनी 1 प्लस माइनस b का स्क्वायर - 4ac कितना -3 अपॉन कितना 2 इंटू कितना 1। चलिए -1 प्लस माइनस, कल सिखाया कभी भी -√3 है मतलब 2 पार्ट में लिखो, एक -1 और एक कितना √3। -1 को क्या बोलते हैं? i√-1, ये कितना √3। तो इसको आप लिख सकते हो ±i√3 अपॉन कितना 2। तो 2 आंसर आ गए, एक लेने पर प्लस और एक लेने पर माइनस। तो 2 रूट बनेंगे, एक रूट बनेगा अल्फा -1 + i√3 अपॉन 2 और दूसरा रूट बनेगा बीटा -1 प्लस की जगह -i√3 अपॉन
2, मतलब अभी भी रूट 2 ही निकले हैं। इसलिए मैं कल मैं कह रहा था कि बच्चों जितनी पावर होती है हमेशा उतने ही रूट निकलते हैं। लास्ट ईयर आप कह देते थे नो रियल रूट, तो नो के आगे रियल लगाते थे ना, क्योंकि रियल नहीं होते हैं, कॉम्प्लेक्स तो होते हैं, इसलिए हमारे जो कॉम्प्लेक्स रूट निकलेंगे, वन इज रूट इज कॉल्ड अल्फा, सेकंड रूट इज कॉल्ड बीटा, 2 हमारे रूट्स निकलेंगे, दोज आर कॉम्प्लेक्स रूट। और याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स रूट कभी भी जो होते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट की फॉर्म में आते हैं, मतलब जोड़े की फॉर्म में। एक होता है प्लस का, जो ही एक साइन यहाँ पर प्लस का है, दूसरा क्या है माइनस, इसका कॉन्जुगेट लोगे तो ये आएगा और नीचे वाले का कॉन्जुगेट लोगे तो ऊपर वाला आएगा। रिमार्क करके लिख लीजिए, कॉम्प्लेक्स रूट्स आर ऑलवेज अकर्ड इन कॉन्जुगेट पेयर। कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर की फॉर्म में ही आया करते हैं, कभी अकेले नहीं आएंगे। अगर एक रूट आपका आएगा अल्फा प्लस आई बीटा, तो दूसरा रूट आएगा अल्फा माइनस आई बीटा ऑटोमेटिकली, समझ गए ना। एक रूट अगर प्लस आई में आएगा तो दूसरा माइनस आई में आएगा 101%। ओके, तो यहां पर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिक थ्योरी खत्म हो गई है। कल मैं आज मैंने आपको पोलर फॉर्म थोड़ा फास्ट पढ़ाया है, कल मैं आपको पोलर फॉर्म एक बार और पढ़ाऊंगा।